हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग भारत दुर्दशा नाटक के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। आज मैंने क्वेश्चन लिया है, क्या भारत दुर्दशा को त्रासदी माना जा सकता है? अपना मत प्रकट कीजिए। ये प्रश्नोत्तर जो हमने लिया है, आप इसको मॉडल आंसर के रूप में भी दे सकते हैं। इसका उत्तर है, त्रासदी यूनानी साहित्य की एक प्राचीन विधा है। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने पहली बार त्रासदी का व्यवस्थित विवेचन किया और उसके बाद कई सिद्धांतकारों जैसे बुचर, एथनिक्स, हीगेल, जॉर्ज लुकाच आदि ने अपने अपने तरीकों से त्रासदी की व्याख्या की। सामान्य दृष्टि से त्रासदी ऐसे हर रचना को कहा जा सकता है जिसका अंत नायक की सफलता में न होकर दुख और पीड़ा की सघन अनुभूति में हो। नायक का खलनायक के हाथों में पराजित होना, नैतिक मानसिक स्तर पर टूट जाना तथा मृत्यु को प्राप्त होना, ये सब दृश्य प्रायः त्रासदी के अंत में दिखाई पड़ते हैं। किंतु यदि त्रासदी के व्यवस्थित ढांचे तथा नियमों को आधार बनाए तो किसी रचना का त्रासदी होना कई अन्य कारकों पर भी निर्भर होता है, जैसे द्वंद्व की सघन उपस्थिति के कारण कथानक का वक्र होना, नायक का भद्र साहसिक व सत्य के पक्ष में संघर्षशील होना, नायक की अति नैतिकता से उत्पन्न गंभीर भूल अर्थात हमर्सिया के कारण नायक का पतन की ओर बढ़ना, कथानक का 5 क्रमबद्ध चरणों व्याख्या, विकास, चरम बिंदु, निगत तथा पतन, ये 5 चरण बताए गए हैं, से गुजरना तथा रचना के अंत में विरेचन मूलक प्रभाव का उत्पन्न होना ऐसे प्रमुख लक्षण हैं। भारत दुर्दशा त्रासदी है या नहीं, इसका निर्णय 2 स्तरों पर भिन्न भिन्न तरीके से किया जा सकता है। समान दृष्टि से देखें तो इसे इस अर्थ में त्रासदी माना जा सकता है कि इसका अंत बेहद दुखद है। भारत का अत्यंत कमजोर होना, आंतरिक व बाह्य कमजोरियों के कारण उसका दुर्दशाग्रस्त होना, तमाम कोशिशों के बावजूद उसका पुनः न उठ पाना, ये सभी तत्व नाटक के अंत को दुखद बनाते हैं। दुख की यह छाया नाटक के पहले अंक से ही मंडराने लगती है और हर अंक से साध और गहरी होती जाती है। नाटक के अंत में न तो कोई सुख है और न ही सुख की संभावना। इस दृष्टि से भारत दुर्दशा को ट्रेजिक रचना माना जा सकता है। किंतु यदि त्रासदी की तकनीकी धारणा के आलोक में भारत दुर्दशा का मूल्यांकन करें तो कई समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। सर्वप्रथम, इसका नाटक वैसा भद्र, दृढ़, साहसी और नैतिक नहीं है जैसा पारंपरिक त्रासदी में होता है। साहस का तो उसमें इतना अभाव है कि खलनायक की दहाड़ सुनकर ही वह बेहोश हो गया है और भारत भाग्य के द्वारा उसे जगाए जाने की अनेक कोशिशों के बाद भी वह होश में नहीं आता। चूंकि नायक कमजोर है, इसलिए कथानक वक्र न होकर रैखिक बन गया है। इसमें द्वंद्वपूर्णता उपस्थित है। नायक का पतन किसी हमर्सिया के कारण होता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि अपनी ही आंतरिक कमजोरियों का परिणाम दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि अंतिम स्थिति में नायक को मरणासन्न अवस्था में देखकर भी पाठक के मन में वह बेचैनी या छटपटाहट पैदा नहीं होती जो ट्रेजिक नायक के पतन के समय होती है। इसी प्रकार नाटक के अंत में दुख महसूस तो होता है, किंतु यह उतना घना और मार्मिक नहीं है कि उसे विरेचन कहा जा सके। किंतु इसका यह अर्थ नहीं भारत दुर्दशा का त्रासदी न होना भारतेंद्र की विफलता है। विफलता तब होती जब भारतेंद्र ने त्रासदी लिखने का प्रयास किया होता पर लिख न पाए होते। उनकी कोशिश तो यह है ही नहीं कि वे ट्रेजेडी के ढांचे को यथारूप प्रस्तुत करें। वे साहित्य को सिर्फ समाज हित से जोड़कर देखते हैं और भारत दुर्दशा लिखने के पीछे उनका उद्देश्य आत्ममोहग्रस्त भारतीय जनता को झकझोरना और प्रेरित करना है, न कि ट्रेजेडी के शिल्प को साधना। अपने इस सामाजिक उद्देश्य की दृष्टि से उन्हें ट्रेजेडी के पूरे ढांचे की जरूरत महसूस नहीं हुई। इतना ही पर्याप्त लगा कि नाटक का अंत दुखद हो। उपरोक्त विश्लेषण से यही निष्कर्ष निकालता है कि भारत दुर्दशा समान अर्थ में ही त्रासदी के निकट है। त्रासदी के पारंपरिक तकनीकी का ढांचागत अर्थ में उसे त्रासदी नहीं कहा जा सकता। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि भारतेंद्र की योजना त्रासदी
लिखने की नहीं, इसलिए यह भारतेंदु या भारत दुर्दशा की विफलता नहीं है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में भारत दुर्दशा त्रासदी है या नहीं, ये देखा है। दोस्तों, अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।